अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, हमने लास्ट लेसन में टॉपिक स्टार्ट किया था, डैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हमने फर्स्ट उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था, डैट वाज द प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द के सी एंड क्यू सी। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द के सी, ठीक है, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो नेक्स्ट एडवांटेज है डैट इज़ टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, ठीक है, यानी कि हमें कैसी वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, या हम कितनी परसेंट जो हमारा रिएक्शन है वो कवर हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? डेफ़िनेटली जब ये केसी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका हुआ है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो उनके रेट इक्वल होते हैं तो लाजमी नहीं है कि कंसनट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स वो भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम इस केसी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो गिवन रिएक्शन है उसमें कितना परसेंट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, या कितने परसेंट प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं किस स्टेट पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है। यानी कि फिर जब रिएक्शन में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो चुके हुए होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम लोग रिएक्शन के एक्सटेंट की बात करते हैं तो केसी वैल्यू जो है वो हमें तीन तरह से हमें केसी वैल्यू मिल सकती है। या तो वो वैल्यू केसी वैल्यू बहुत लार्ज हो, या केसी वैल्यू बहुत स्मॉल हो, या फिर ना ही ज़्यादा ना ही स्मॉल, यानी कि उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू हो, ठीक है। तो अगर केसी वैल्यू लार्ज है, ठीक है, केसी वैल्यू लार्ज होने का मतलब है केसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और अगर केसी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, लार्ज होने का क्या मतलब है कि चूँकि हम ये रेशो ले रहे हैं और रेशो में हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, और लार्ज वैल्यू हमेशा तब आती है जब नॉमिनेटर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अगर आपको लास्ट वाली एग्जांपल याद हो, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप 10/2 करते हैं तो आंसर आता है 5, लेकिन अगर आप 2/10 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0.25, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये एक लार्जर आंसर है और ये एक स्मॉलर आंसर है। और ये लार्ज आंसर कब आया है, जब नॉमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। लेकिन अगर हम इसका इन्वर्स कर दें कि नॉमिनेटर हमारा स्मॉल हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर हो जाए, तो आंसर रेशियो के बाद, डिवीजन के बाद हमेशा एक स्मॉल क्वांटिटी आंसर आता है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे कि केसी वैल्यू अगर लार्ज है तो लार्ज होने का मतलब ये है कि हमारा नॉमिनेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लार्ज, मैं ये लार्ज में बात कर रही हूँ, ठीक है, लार्ज वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किससे ज़्यादा है, रिएक्टेंट से। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो चुका हुआ है, उस स्टेट पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब उस जितना भी रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो गया है, कंज्यूम होने के बाद अब वहाँ पे ना होने के बराबर उसकी वैल्यू रह गई है, इज़ इट, ठीक है। तो रिएक्टेंट कंज्यूम होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि ये वो वाला रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है। सो दैट इज़ फाइन। इसमें जो था वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करने के बाद उसने प्रोडक्ट बना दिए, अब वो ना होने के बराबर है,
ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये वो वाली टाइप ऑफ द रिएक्शन, अगर जिन रिएक्शंस की केसी वैल्यू लार्ज आती है, इसका मतलब है कि ये वो वाले रिएक्शंस हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा फिजिबल होता है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अगर केसी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल होने का क्या मतलब है कि अब स्मॉल वैल्यू कब आएगी, जब हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और नॉमिनेटर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, देखें कि अगर केसी वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है कि अब हमारा रिएक्टेंट वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो बहुत कम है। रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। जब भी हम रिएक्शन को देखते हैं तो हमेशा रिएक्शन मूव करता है फॉर रिएक्टेंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन में कंप्लीट नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि जब ये उस स्टेज पे क्या हुआ है कि प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर उन्होंने रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। प्रोडक्ट कम है क्योंकि प्रोडक्ट ने अपने आप को डिकम्पोज कर दिया है और वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गई हैं, रिएक्टेंट में। इसलिए रिएक्टेंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती जाती है और प्रोडक्ट कम होते जाता है। और ये कौन सा रिएक्शन है, डैट इज़ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। सो इस केस में मैं कह सकती हूँ कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर होंगे। और इस तरह का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप देखो कि कंप्लीट रिएक्शन कब होगा, जब सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो इमीडिएटली दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। ठीक है। यानी कि रिवर्स रिएक्शन बहुत स्पीडीली जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी वक्त ही रिवर्स स्टार्ट हो जाता है, फिर फॉरवर्ड होता है और देन अगेन उसी वक्त ही रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। इज़ इट क्लियर? दे नेवर कंप्लीट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी केसी वैल्यू क्या है, स्मॉल है। लेकिन अगर केसी वैल्यू ना ही ज़्यादा स्मॉल है ना ही लार्ज है, बल्कि इंटरमीडिएट है या 1 है, आंसर 1 आ जाता है, या 1 के राउंड अबाउट आ जाता है, 0.9 आ जाता है, 0.8 आ जाता है। ठीक है। तो अगर इसका मतलब 1 आंसर कब आता है, 1 आंसर हमेशा तभी आता है ना जब ऊपर और नीचे दोनों इक्वल हो, दोनों कटिंग होने के बाद 1 आंसर आ जाता है। ठीक है। या अगर डिवीजन के बाद जो है वो 0.9 आंसर आ जाता है, 0.9 को हम राउंड ऑफ करके हम उसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, या 0.8 उसको भी हम राउंड ऑफ करके 1 बना देते हैं। ठीक है। तो यानी कि इस तरह की पॉइंट्स में जो इस तरह की जो वैल्यू होती हैं, दैट दिस आर द इंटरमीडिएट वैल्यूज़। ठीक है। तो अगर केसी वैल्यू जो है वो इस तरह की हो, इंटरमीडिएट हो, या उसका आंसर 1 हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों आपस में एक दूसरे के कंपेरेबल हैं। इसलिए तो आंसर जो है वो 1 आंसर आ रहा है, राउंड अबाउट 1 आंसर आ रहा है। ठीक है। तो सो इसका मतलब है कि ये जो जिनमें केसी वैल्यू जो है वो इंटरमीडिएट होती हैं, उनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी क्या होती है, तकरीबन सेम होती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। सो हमने अभी 3 केसेस डिस्कस किए हैं। हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का बताने के लिए, यानी कि कितने परसेंटेज तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, उसमें हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी हैं। केसी वैल्यू जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो, लार्ज वैल्यू होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल केसी वैल्यू जो है वो आपकी 2.2 10⁻22 हो, दैट इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है। तो उस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब है कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन अगर स्मॉल वैल्यू होती है तो स्मॉल वैल्यू होने का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, डैट इज़ द लेट्स सपोज द 3 × 10⁻⁻9। ठीक है। ये पावर माइनस में चली जाती है। बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होने का मतलब है कि अब इसमें
रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्यों कम है? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली, और वो रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो अपने आप को डिकम्पोज करके रिएक्टेंट बना लेते हैं। सो ऐसे रिएक्शंस में जो है ये कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें हमेशा रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। और थर्ड टाइप जो मैंने आपको केसी की बताई है, डैट इज़ द इंटरमीडिएट वैल्यूज़ होती हैं। मैंने एग्जांपल लेके बताई है, डैट इज़ द 1 आंसर आ जाता है, 0.1 आंसर आ जाता है, लाइक डैट, ठीक है। तो इस तरह में इस किस्म की रिएक्शंस में क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो एक दूसरे के कंपेरेबल होती हैं, एक दूसरे के तकरीबन बराबर होती हैं। इज़ इट क्लियर? थैंक यू।